हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए समझते हुए चलते हैं दोस्तों इस लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी प्लस उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन और प्लस उनके विचार। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई के लिए यानी बैरिस्ट्री के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से वापस आने के बाद महात्मा गांधी 1893 में गुजरात के एक बड़े व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में जाकर उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की सिचुएशंस काफ़ी नकारात्मक यानी रंगभेद नस्लभेद का स्वरूप बना हुआ है। उन हालातों में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पद्धति का उपयोग करके अन्याय आदि को समाप्त करने का प्रयास किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का एक बड़ा बेस रहा है, जहां उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का पहली बार प्रयोग किया और वहां की सरकार के खिलाफ स्ट्रगल किया ताकि आम जनता आगे बढ़ सके, सबको बराबरी के अवसर मिले। 1893 से 1915 तक यानी 22 सालों तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका ही रहे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। उनके राजनीतिक गुरु के रूप में हम गोपाल कृष्ण गोखले को हम शामिल करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत आने के पश्चात 1 साल पूरे देश के अलग अलग भागों में पदयात्रा की, स्टडी की, देखा कहाँ पर क्या समस्या है क्या नहीं। और सबके बाद उन्होंने देश में राष्ट्रीय आंदोलनों का एक नया स्वरूप शुरू कर दिया। उनके द्वारा चलाए गए अलग अलग आंदोलन हैं, जिनमें से हम कुछ को लेकर चलते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को चलाया। बिहार के चंपारण में नील किसानों को साथ 3 कठिया प्रणाली अपनाई जा रही थी, जिसके तहत किसानों को अपने खेत के एक बड़े हिस्से में नील की खेती उगानी पड़ रही थी या उगानी पड़ती थी। किसान काफ़ी परेशान थे। उन हालातों में महात्मा गांधी नील किसानों के हितों की रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे और अंग्रेज सरकार से रिक्वेस्ट की कि उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। परिणाम स्वरूप किसानों के संदर्भ में एक समिति बनाई गई और इस समस्या का समाधान हो गया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने चलाया। खेड़ा क्षेत्र में अकाल की सिचुएशंस थी, बारिश नहीं हो पा रही थी, जबकि अंग्रेज सरकार ने करों को बढ़ा रखा था। तो उन हालातों में खेड़ा पहुंचे और किसानों की हेल्प की। इसी तरह अहमदाबाद मिल आंदोलन, जहां मजदूरों के सामने काफ़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको चलाने का प्रयास किया। 1919 में रोल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया। 1919 में अंग्रेज सरकार ने रोल्ट एक्ट नाम का कानून बनाया या पास किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। देश के अलग अलग भागों में गिरफ्तारी हो रही थी, तो उन हालातों में महात्मा गांधी ने रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए रोल्ट सत्याग्रह को देश के अलग अलग भागों में चलाया। नेक्स्ट 1920 का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला और प्रभावशाली आंदोलन था। असहयोग का अर्थ है अंग्रेजों के साथ सहयोग न करना। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया, जिसके तहत विदेशी सामान की होली जलाई गई, सरकारी नौकरियों को त्यागा गया, सरकारी स्कूलों को छोड़ा गया, चरखे और खादी पर बल दिया गया। लोगों से अपीलें की गई कि वो इस आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेज सरकार को जवाब दें। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ और 1922 तक चलता रहा। नेक्स्ट 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह को चलाया। नमक सत्याग्रह अंग्रेजों द्वारा नमक कानून बना दिया गया था, जिसके तहत भारतीय नमक को नहीं बना सकते थे। इन हालातों में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को उन्होंने यात्रा आरंभ की। 5 अप्रैल को यह यात्रा पूरी हुई और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन विनय के साथ आज्ञा को ना मानना। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेज को विरोध करने का सबसे अच्छा रास्ता सविनय अवज्ञा पद्धति ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से आरंभ हुआ और 1933 तक रुक रुक कर चलता रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान यह रहा, सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस आंदोलन में पहली बार महिला वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरे देश में इसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को रखा गया। 8 अगस्त को इस प्रस्ताव को पास किया गया और 9 अगस्त 1942 से
भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया कि अब भारत से अंग्रेजों को बाहर करना ही होगा। इस आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को उठाकर जेलों में डाल दिया था। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन नेतृत्व विहीन रहा, लेकिन उन सब के बावजूद भी इस आंदोलन ने लगभग पूरे देश में अपना विस्तार किया। और इस आंदोलन का परिणाम था कि 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। तो दोस्तों, हमने पढ़ा महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के विभिन्न विचार, नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम। महात्मा गांधी के द्वारा अपनी ओर से अलग अलग विचार, नीतियां, सिद्धांत, कार्यक्रम बनाए गए। फर्स्ट सिद्धांत है सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ है सभी का कल्याण करना, सभी का उत्थान करना। महात्मा गांधी का मानना था कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, उनका मानना था कि मजदूर और किसानों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारण संपत्ति का स्वरूप है। ऐसी स्थिति में उन्होंने संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, संपत्ति का न्यायशीलता सिद्धांत दिया कि मालिक वर्ग को भी चाहिए कि वह अपने आप को मालिक न मानकर एक मजदूर की तरह माने। नेक्स्ट, जिसका परिणाम मजदूर और मालिकों के बीच संघर्ष के समापन के रूप में आएगा। नेक्स्ट, ग्राम गणराज्य का सिद्धांत। महात्मा गांधी का मानना था कि देश की आत्मा गांवों में रहती है। यदि देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। तो उन हालातों में उन्होंने ग्राम गणराज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि गांव के उत्थान को मुख्य रूप से फोकस किया जाए। नेक्स्ट, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा का उपयोग करना। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हम अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतर रास्ता सत्याग्रह पद्धति को अपनाना है। समस्त राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का उपयोग किया, जो उनके द्वारा चलाए गए अलग अलग आंदोलन थे, चाहे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद रोड सत्याग्रह या असहयोग या दांडी यात्रा या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। निशस्त्रीकरण, उनकी थिंकिंग निशस्त्रीकरण की नीति में विश्वास था कि हथियार ही नहीं होंगे तो हिंसा का स्वरूप ही नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता पद्धति पर उन्होंने फोकस किया कि भारत एक गुलदस्ते के रूप में जिसमें सभी धर्मों के रूपों को वजूद बना हुआ है। नेक्स्ट, स्वराज। स्वराज का अर्थ है अपना राज, अपना शासन। उनका मानना था कि भारतीयों का अपना खुद का स्वराज होना चाहिए, देश आज़ाद होना चाहिए ताकि भारतीय अपने अकॉर्डिंग अपनी नीतियों को बनाए जिसमें सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके साथ ही उन्होंने ब्रेड लेबर, रोटी के लिए श्रम, कि आप चाहे पूंजीपति हो, अमीर या कोई भी व्यक्ति हो, आपको चाहिए कि अगर रोटी खानी है तो कुछ न कुछ श्रम किया जाए। इसको उन्होंने खुद अपने जीवन में भी अपनाया। जब भी उन्हें मौका मिलता था वे चरखा बस से काटते थे। तो ब्रेड लेबर, रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों, हमने पढ़ा उनके विचार। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, या महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस रूप में कन्वर्ट किया, तो राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में या किस तरह बदला। क्वेश्चन चल रहा है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में कैसे बदला। महात्मा गांधी के आगमन से पहले राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े लिखे लोगों का, संपन्न वर्ग का आंदोलन था, परंतु महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में उतरते ही राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे मजदूरों किसानों की आवाज़ को उठाया, जैसे कि हमने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील आंदोलन। ये सारे मुद्दे क्या थे जो मजदूरों किसानों से रिलेटेड थे। उन्होंने उनकी आवाज़ को उठाया, उनकी समस्याओं का समाधान किया, प्लस उन्हें अपने साथ लेकर चले। नेक्स्ट, साधारण जीवन शैली। केवल कहने से ही कुछ नहीं होता, उन्होंने स्वयं इस फार्मूले को अपनाया, सिद्धांत को अपनाया। सादा जीवन उच्च विचार पद्धति को अपनाते हुए सूती वस्त्र को धारण किया, सिंपल साधारण धोती को धारण किया। इसके अलावा चरखा काट कर श्रम पद्धति को अपनाया। समाज सुधार के पक्षधर थे। उनका मानना था जात पात, अशिक्षा, बाल विवाह, इन सब का कोई वजूद समाज में नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव थिंकिंग पर उन्होंने बल दिया कि सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले और समाज में एकजुटता की थिंकिंग बनी रहे ताकि देश सभी के माध्यम से आगे बढ़े। सत्याग्रह पद्धति, सत्य और अहिंसा का उपयोग किया ही उन्होंने। बेसिक शिक्षा, उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पर बल दिया जो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा का समर्थन किया जो बच्चों को एजुकेटेड करने के साथ साथ उन्हें हाथ का कारीगर भी बनाए, जिससे देश में बेरोजगारी का समापन हो सके। उन्होंने अन्य भाषाओं के साथ साथ मदर टंग यानी मातृभाषा पर स्पेशली बल दिया। साइंस, एसएसटी, गणित आदि शिक्षा पर भी उन्होंने फोकस किया। तो दोस्तों, इन सब का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में बदलता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या मान्यताएं थी। जब महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, तो उनके बारे में तरह तरह की मान्यताएं बनी हुई थी। जैसे उन्हें गांधी बाबा का नाम दिया गया, महाराज का नाम दिया गया, महात्मा का नाम दिया गया। चमत्कारी शक्ति है कि उनके पास
महात्मा गांधी के संदर्भ में तो इस टाइप की मान्यताएं अलग अलग भागों में देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आखिरी बहादुराना दिन क्या है? तो महात्मा गांधी के आखिरी बहादुराना दिनों से हमारा अभिप्राय उन दिनों से है जो उनके लास्ट दिन स्वरूप से संबंधित है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उनका कहना था, मेरी एक आंख में खुशी का आंसू है तो दूसरी आंख में दुख के आंसू। खुशी का आंसू इसलिए क्योंकि एक लंबे स्ट्रगल के बाद, बलिदान के बाद, त्याग के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की। दुख के आंसू इसलिए क्योंकि वो देश जिसको आज़ाद होना चाहिए था वो दो भागों में बट गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग धर्म के आतंक के नाम पर एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो रहे हैं। तो सिचुएशन में उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा, सांप्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश की। जहाँ जहाँ पे उन्हें पता चलता कि दंगे हो रहे हैं तो दोनों समुदायों को साथ लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें करते। पश्चिम बंगाल के नोआखली, दिल्ली, देश के अलग अलग भागों में उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया। इस बीच में अनेक लोग उनके विरोधी भी थे, समय समय पर उन पर हमले भी हुए, लेकिन फिर भी वे लगातार आगे बढ़ते रहे। इसी का परिणाम था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा प्रार्थना करते समय उनकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों हमने पढ़ा महात्मा गांधी का आखिरी बहादुराना दिन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को समझने जानकारी के स्रोत क्या है? महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा के बारे में जानकारी के अलग अलग स्रोत हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संकलित पुराने पत्रों का पुलिंदा, आत्मकथाएं, अलग अलग लोगों ने जो महात्मा गांधी से रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी, उन्हें पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस द्वारा उनकी यात्राओं के संदर्भ में समय समय पर लिखी गई पुलिस रिपोर्ट, इसके अलावा अलग अलग समाचार पत्रों में उनके बारे में जो जानकारी दी गई, उनसे भी हमें महात्मा गांधी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा महात्मा गांधी की पुस्तकें, हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखी, मेरी आत्मकथा, इसके अलावा हरिजन, नवजीवन आदि कुछ ऐसे हैं पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं जिनके द्वारा महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है। महात्मा गांधी के बारे में टाइम पत्रिका ने एक बार कहा था कि तकवे जैसा शरीर और मकड़ी जैसा पैड हो, जब दांडी यात्रा को संपन्न कर रहे थे कि अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसी टाइम पत्रिका ने 30 जनवरी 1948 को जब उनकी हत्या हो गई तो महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति से की कि जिस तरह एक धर्मांध व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन की हत्या की, ठीक वही सिचुएशंस भारत में महात्मा गांधी की हत्या के रूप में देखने को मिली। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्हें अर्धनंगन फकीर का नाम दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का नाम, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया। तो दोस्तों हमने पढ़ा महात्मा गांधी को समझने जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। अब हम पढ़ना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वह आंदोलन जो देश को आज़ाद कराने के लिए चला, उसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नाम देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरण देखने को मिलते हैं, नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी। नरमपंथी चरण 1885 से 1905 तक, जिसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग रहे जिन्होंने नरम नीतियों में बिलीविंग की। गरमपंथी 1906 से 1919 तक का टाइमिंग गरमपंथी चरण है, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जिन्होंने उग्र तरीकों को अपनाया, आंदोलनों आदि का तरीका अपनाया। गांधीवादी चरण जिसमें महात्मा गांधी का एक बड़ा रोल रहा। 1919 से या 1920 से 1947 तक का काल गांधीवादी काल कहलाता है, जिसमें उन्होंने अलग अलग आंदोलनों को चलाने का काम किया। असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों अब हम पढ़ना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट हम लेकर चलते हैं। 1885 वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना होना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रभावी कदम था। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने। कांग्रेस पार्टी का परिणाम था 1947 में देश आज़ाद रूप में नजर आया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का 2 भागों में विभाजन किया गया ताकि देश में राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप चल रहा उसको डाउन किया जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए देश के अलग अलग भागों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले। 1907 कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन, जिसमें बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर आंदोलन को चलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बटी, जिसमें फर्स्ट का नाम नरमपंथी और दूसरे का नाम गरमपंथी। 1909 में अंग्रेजों द्वारा पार्लियामेंटो सुधार पास किया गया, जिसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को उन्होंने लागू किया। 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन, जॉर्ज पंचम भारत आए और उन्होंने बंगाल विभाजन को वापस लिया और राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाने का फैसला किया। 1915 काफी महत्वपूर्ण डेट है,
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 1915-16 में 2 आंदोलन चले जिनमें यह बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें कांग्रेस पार्टी के 2 गुट नरमपंथी और गर्मपंथी एक जगह आए। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग में भी एकजुटता स्थापित हुई ताकि देश को आज़ाद कराया जाए। 1919 महत्वपूर्ण घटना, काफ़ी घटनाएं घटी, इसमें कुछ घातक घटनाएं भी रही। 1919 में ही अंग्रेजों द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू किया गया। 1919 में ही रोल्ट एक्ट लाया गया और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक बड़ी सभा हुई जिसमें जनरल डायर पहुंचा और उसने बिना चेतावनी दी गोलियां चलाई जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। 1922 में चोरी चौरा घटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को गुस्से से भरी भीड़ ने जब पुलिस चौकी को आग लगा दी तो उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी ने सोचकर कि अंग्रेज इसका भयंकर बदला ना ले, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया। 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया। 1928 साइमन कमीशन जिसमें 7 मेंबर थे लेकिन कोई भी भारतीय नहीं था। यह पता लगाने के लिए आया था कि भारतीय आज़ादी के काबिल है या नहीं। कोई भी इंडियंस ना होना, इन सब कारणों से भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन गो वापस जाओ नारे दिए गए। इसी आंदोलन में 1928 में ही साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की सैंडर्स की लाठी लगने से हत्या या डेथ हो गई। 1929 में कांग्रेस पार्टी का लाहौर में अधिवेशन हुआ। दोस्तों 1928 के बाद 1929 ले रहे हैं हम। 1929 में कांग्रेस पार्टी का लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और निर्णय लिया गया कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए और निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। 1930 में 26 जनवरी को हमने बनाना आरंभ किया यानी पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मनाया। दोस्तों 1930 अभिनवज्ञ आंदोलन की शुरुआत। 1935 भारत शासन अधिनियम पास किया गया। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि अंग्रेज भारत को आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं थे। बात आती है हमारे सामने 1941 को। दोस्तों 1941 में कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस द्वारा जापान में 50,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया जिसमें आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जुड़े। 1942 वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया जिसका कहना था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा परंतु इसका विरोध किया गया। 1942 में ही महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1946 की अलग अलग घटनाएं। 1946 में INA विद्रोह। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना में विद्रोह हुआ। मुंबई के तलवार नामक जहाज से वो देखते ही देखते नौसेना के अलग अलग भागों में फैलता चला गया जिसमें हजारों नौसैनिकों ने भाग लिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को महसूस हो गया कि उन्हें भारत छोड़ना ही होगा। INA विद्रोह, भारतीय नौसेना विद्रोह। कैबिनेट मिशन 1946, सीधी कार्रवाई दिवस। कैबिनेट मिशन 1946 में आया जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। सीधी कार्रवाई दिवस को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया जिसके तहत पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और देश के अलग अलग भागों में दंगों का विस्तार हुआ। अंतरिम सरकार 1946 में अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये हमने समझाया आपको महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत थोड़ा। तो दोस्तों उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। शुक्रिया।